नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि बूंद बूंद पानी बचेगा और मिट्टी भी मुस्काएगी। कीट पतंगों की आफत फसलों को अब छू न पाएगी। अपनाओ पॉली और नेट हाउस का यह हुनर, यह सुरक्षित खेती ही किसानों की किस्मत चमकाएगी। जी हाँ, पॉली हाउस के अंतर्गत किस प्रकार हमारे किसान बागवान सुरक्षित खेती कर सकते हैं और इस खेती को करके किस प्रकार वह आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर अमित सौरभ जी। हम इनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, हम डॉक्टर अमित जी का आपको परिचय करा देते हैं। यह जिला सिरमौर के बड़ू में कन्याओं का एक विश्वविद्यालय है। वहाँ पर सह प्राध्यापक एवं प्रमुख बागवानी विज्ञान विभाग उसमें कार्यरत है और आज के विषय पर अपेक्षा करते हैं कि इनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हम आज के विषय पर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में इनके साथ संवाद को स्थापित करेंगे और इनके द्वारा दी गई जानकारी हमारे किसान बागवानों के लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी, सकारात्मक होगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सुरक्षित खेती, सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम पॉली हाउस के बारे में हम बात करेंगे, वह भी विषय का एक हमारा महत्वपूर्ण घटक है। सुरक्षित खेती से क्या अभिप्राय है? जब भी हम सुरक्षित खेती की बात करते हैं, हमारा अभिप्राय ये रहता है कि हम अपनी फसलों को किसी न किसी मौसम से बचाएं। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि हमारे किसान भाई हर समय ये सोचते हैं कि मेरी फसल तो लग गई है, क्या वो बचेगी या नहीं बचेगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में बरसात का मौसम हो रहा है और जब हमें बरसात नहीं चाहिए तब किसान भाई भी देख पाते हैं कि ओलावृष्टि हो जाती है अकस्मात, जिसके कारण इस बार आपने देखा भी होगा कि सेबों का बहुत उत्पादन जो है कम हुआ है। तो सुरक्षित खेती में हम लोग उसी फसल को एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ग्रो करेंगे, लगाएंगे, ताकि हमारे किसान भाइयों को कम से कम नुकसान हो और उनकी जो फसलें हैं वो बढ़िया गुणवत्ता और अच्छे प्रोडक्शन के साथ जो है मार्केट में अच्छे रेट में बिकें, ताकि हमारे किसान भाइयों का जो मनोबल है वो टूटे ना, क्योंकि उन्हें उचित दाम जब अच्छी गुणवत्ता के साथ प्राप्त होगा तो हमारे किसान भाइयों के चेहरे खिलखिलाएंगे और वो खुश रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम कुछ वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वह विपरीत होती जा रही है। उसके लिए बहुत से कारण हैं, चाहे वो प्राकृतिक है चाहे मानवीय है। तभी कहा जाता है कि मौसम के मिजाज से अब क्या है डरना, जब नई तकनीक ने फसलों को दिया है वरदान और पॉली हाउस की इस महफूज दीवार ने हर मौसम में किया है मुनाफे का इंतज़ाम। तो कहने का मतलब है, आपका जो अभिप्राय है सुरक्षित खेती से, कि यदि हमारा किसान बागवान इसको अपनाता है तो वातावरण कोई भी हो, प्रकृति की कोई भी परिस्थिति हो, उसमें जो है वो अपने को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी जो है समझ सकता है, उस स्थिति में हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने सुरक्षित खेती को परिभाषित किया। अब इसके लाभों पर बिंदुवार हम जानना चाहेंगे, कौन कौन से इसके लाभ हैं, ताकि हमारा किसान बागवान इस खेती को अपनाए और इस खेती को अपना करके वो आत्मनिर्भर बने। देखिए, जब हम इसके लाभों की बात करते हैं, जैसे मैं सब्जियों की पहले महत्वपूर्ण बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे किसान भाई सब्जियों का जो है उगाते हैं। जैसे मैं सिरमौर में हूँ तो मैं कई गांव में निरीक्षण भी कर चुका हूँ, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर किसान भाइयों के पास ज़मीनें बहुत कम हैं, तो वहाँ पर वो सब्जियाँ लगाते हैं। पर ज़्यादातर समय क्या होता है कि सब्जी का उन्हें उचित दाम नहीं मिलता। कारण ये रहता है कि जो सब्जियां हैं या तो वो अधिक आ जाती हैं एक टाइम पे, जिसकी वजह से उन्हें वो कीमत नहीं मिल पाती। तो सुरक्षित खेती में जब मैं बात करूंगा तो हम जो है गर्मी की सब्जी को सर्दी में लगा रहे हैं। जी,
जिससे क्या है कि वो सब्जी उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं आती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, उदाहरण देता हूँ कि टमाटर यहाँ पर मार्च अप्रैल में लगता है, पर वही टमाटर हमें जो है पंजाब से जो है सितंबर अक्टूबर में मिलता है। पर अगर आप संरक्षित खेती की बात करते हैं, टमाटर है, शिमला मिर्च है या खीरे हैं, उनको आप साल भर ले सकते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि जब उसका उचित समय नहीं है तब उसे लगाएं, ताकि हमारे किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो। दूसरा मुनाफा ये रहता है, दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि जब कोई सब्जी अधिक मात्रा में नहीं लगाई जाती, क्योंकि हर एक किसान भाई पॉली हाउस नहीं लगाता है, तो जब हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं तो हर किसान उसको नहीं लगा पाता, तो जब सब्जी कम आती है तो उसका दाम अधिक मिलता है। तीसरी आती है बात सबसे प्रमुख, जो है गुणवत्ता। जो आपकी संरक्षित खेती में गुणवत्ता है वो अधिक होती है अगर हम देखें नॉर्मल फसल से। चौथा है कि जो कीट पतंगे का जो आपकी खेत में फसल लगी है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया, ज़्यादा जल्दी वो फसलों को ख़राब कर देती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की फसलों पे अधिक नुकसान होता है। परंतु जब आप संरक्षित खेती की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसान भाई उस चीज़ से भी बच सकते हैं और उनका जो कीटनाशक का खर्चा है या फफूंदनाशक का खर्चा है वो बच जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई जो है अपना खर्चा बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, पानी की भी मैं समझता हूँ कि पानी की जो लागत है वो भी एक सीमित मात्रा में पॉली हाउस के अंतर्गत होती है यदि संरक्षित खेती को अपनाएं। डॉक्टर साहब, आपने अपने उत्तर के दौरान दो महत्वपूर्ण बातें कही। आपने कहा ज़मीन, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम देखते हैं कि लैंड होल्डिंग्स जो है प्रतिदिन घटती जा रही है। अब परिवार में यदि मान लीजिए 10-10 से है और भूमि थोड़ी है, तो वो 10 में जब बटेगी तो वो जब बंटवारा होगा तो हिस्से में बहुत कम आएगी। तो ऐसे में भी मैं समझता हूँ कि संरक्षित खेती एक कारगर कदम हो सकता है। और दूसरे आपने बात कही कि पॉली हाउस हर किसान जो है उसको नहीं लगा पाता है, क्योंकि देखिए आर्थिकी का सुदृढ़ होना भी बहुत एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जब हम पॉली हाउस में सुरक्षित खेती की बात करते हैं तो इसमें कहते हैं लो कॉस्ट पॉली हाउस, मिड कॉस्ट पॉली हाउस और हाई कॉस्ट। तो जो लो कॉस्ट होता है वो कौन सा पॉली हाउस होता है, उससे क्या अभिप्राय है? देखिए, पॉली हाउस कई तरह के हैं। जब भी हम बात करते हैं पॉली हाउसेस की, तो पॉली हाउस में मुख्यतः उस तरह का स्ट्रक्चर आएगा जिसमें पॉलीथीन यूज़ हो रहा है। जी, ठीक है, तो ये प्रमुखतः 3 तरह के हैं। इसके अलावा अगर हम शेड नेट को यूज़ करते हैं, कोई किसान भाई अगर अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसको खर्चा ज़्यादा लग रहा है, तो वो हरी रंग की बोरी आती है, उसे शेड नेट कहते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कीट पतंगों से बचने वाली शीट, उसे आप इंसेक्ट नेट केज कहते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस के बारे में। सामान्यतः जो है ये पॉली हाउस अगर आप 200 मीटर स्क्वायर का लगा रहे हैं, हालांकि सरकार इस पे हमें जो है सब्सिडी भी दे रही है 60 से 75% की। वो निर्भर करेगा कि जो इसके नाम पर वो सब्सिडी मिल रही है वो प्रमुखतः एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट तो कम से कम हो, दूसरा ज़मीन उसके नाम हो। और इसका जो खर्चे की हम बात कर रहे थे, 200 मीटर से लेके 4000 मीटर स्क्वायर तक आप लगा सकते हैं। तो 200 मीटर स्क्वायर का अगर नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस आप लगा रहे हैं तो 3,65,000 से लेके 4.5 लाख के बीच आपको खर्चा पड़ जाता है। क्योंकि वो डिपेंड करेगा कौन सी क्वालिटी की आप शीट लगा रहे हैं, हरी शीट है, सफ़ेद शीट है, नीली शीट है या हल्की सी पीली शीट है, तो उसके ऊपर जो है हमारा कॉस्ट काफ़ी हद तक निर्भर करता है। इसमें क्या है खास बात कि ये नेचुरल सिस्टम है, ना तो इसमें कोई पंखा लगा है ना इसमें कोई हीटर कॉइल लगी है। अगर गर्मी होगी तो आप साइडों के जो शाफ्ट है उनको खोल सकते हैं आसानी से हैंडल से घुमा के, और अगर आपको सर्दी का एहसास हो रहा है तो उसे आप बंद कर सकते हैं। अंदर भी अगर आप देखेंगे पॉलीथीन में अगर गर्मी लग रही है तो आप शेड नेट लगा सकते हैं अंदर ही, अदरवाइज उसे हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का पॉली हाउस जो है प्रकृति के अनुरूप है। अनुरूप तीनों हैं, बट इसमें खर्चा कम है। नहीं, परिस्थितियों को देख करके, जैसे बात करने लगा हूँ ना मैं जी, परिस्थितियों को देख हाँ जी। जैसे हिमाचल की बात करूँ मैं, यहाँ पर सामान्यतः जो मौसम का तापमान है
वो 30 से 35 जाता है रहता है। जी और मिनिमम टू मिनिमम देखें तो 0 डिग्री जाता है बर्फ़ के मौसम में। जी तो यहाँ पर हमें इतने ज़्यादा उपकरण लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है कोई बड़ा उपकरण लगाना पड़े जिससे किसान भाई का खर्चा बढ़े। बट अगर यही चीज़ आप पंजाब में लगाते हैं या गर्म इलाकों में लगाते हैं, जैसे हमीरपुर है, कांगड़ा है, बिलासपुर है या पोंटा है, यहाँ पर आपको सेमी ऑटोमेटिक पॉली हाउस लगाना पड़ेगा। सेमी ऑटोमेटिक में क्या खास बात है, बाकी सब कुछ सामान्य है, बट इसमें क्या है, इसमें एक कूलर का पैड लगा है, साथ में एक हीटिंग कॉइल लगी है। हीटिंग कॉइल से गर्म पानी जो है पूरे के पूरे पॉली हाउस में फैलता है जब आपकी सर्दियां हैं, और जब गर्मियां आएंगी तो आप कूलर का चलाते हैं। वो कंसेप्ट वही है कि जो पानी है वो फ्लो करेगा जब, तो गर्म हवा को वो पंखे की सहायता से बाहर फेंकेगा। अब अगर आप जाते हैं पंजाब साइड में तो वहाँ और ज़्यादा गर्मी है, वहाँ कूलर से भी अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर आता है फुल्ली ऑटोमेटिक पॉली हाउस। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको विदित है, जब हम हिमाचल प्रदेश को देखते हैं तो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, निम्नांतम क्षेत्र और समतल क्षेत्र। और आज जब हम पॉली हाउस में संरक्षित खेती के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो क्या यह खेती हमारी इस टोपोग्राफी को देख करके, जोग्राफिकल कंडीशंस को देख करके, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देख करके, क्या ये सभी क्षेत्रों में संभव है? हाँ जी, ये सभी क्षेत्रों में संभव है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर हम सेब की बात करते हैं, कुछ सालों पहले सेब हमारा हर एक इलाके में होता था शिमला के, जी पर आजकल आप देख रहे हैं जैसे गर्मी बढ़ रही है तो वो एरिया भी कम होता जा रहा है। जी तो उस विषय में अगर हम संरक्षित खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को वो मुनाफा ताउम्र मिल सकता है, अगर वो उसमें सब्जियों को अनुकूल मौसम में न लगा के प्रतिकूल मौसम में लगाएं, ताकि उन्हें दाम भी अधिक मिले और उसका जो गुणवत्ता है वो भी बढ़िया हो, और जो उसके लागत है वो भी कम लगे, और सब्जियों का दाम जब अधिक मिलेगा तो हमारे किसान भाइयों का कहीं ना कहीं जो आमदन है वो बढ़ेगी। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे कोई भी उपज हो, चाहे वो हम खुले में करें, चाहे पॉली हाउस में करें, महत्वपूर्ण घटक रहते हैं। चाहे वो मृदा को लेकर के हो, चाहे वो भूमि को तैयार करने को हो, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे उत्तम बीजों की बात करें, चाहे उर्वरकों की बात करें। तो जब हम आज पॉली हाउस में संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी मृदा किस प्रकार, क्योंकि देखिए मृदा से ही उपज होती है और मृदा का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसमें किस प्रकार की मृदा की हमें आवश्यकता होती है? जब भी हम मृदा की बात करेंगे तो हमारे जहन में पहली बात ये आती है कि जब एक फसल लग गई, सबसे पहले तो उसकी जांच कराइए, क्या कोई उसमें न्यूट्रिएंट है जिसकी मात्रा अधिक हो गई है या किसी न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो गई है, तो हमें वो पूरा करना है। दूसरी चीज़ है कि जब भी आपकी फसल उठेगी उसके बाद 1 से 1.5 महीने के लिए आप खाली छोड़ दीजिए उसको, जी ताकि अगर कोई जीव जंतु उसमें पाया जाता है जो हमें दिखता नहीं अपनी आंखों से, तो वो मर जाएगा, क्योंकि फफूंदनाशक कई ऐसे जीव जंतु है जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें दिखते नहीं है। तो एक तो वो करना है। दूसरा, हमारा नियमित तौर पे एक रहता है कार्य कि उसमें गोबर मिलाइए, गोबर नहीं है केंचुआ खाद मिलाइए। इसके अलावा मिट्टी की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है इसमें कई तरह के बायो फर्टिलाइज़र का आजकल प्रयोग करने लगे हैं, जैसे कि राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया मिट्टी में जाकर, जैसे मैं राइजोबियम की बात कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को उनकी जो काम करने की क्षमता है उनको बढ़ाता है, उनकी मात्रा को बढ़ाएगा, ताकि जहाँ पर हमारा खाद जो नाइट्रोजन थी, जो कमी थी, उसको पूरा करेगा। क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो आपका जो अनअवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन मिट्टी में पड़ी हुई है उसको आपको उस फॉर्म में लाएगा, जिससे कि हमारा पौधा उसे यूज़ कर सकेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मृदा परीक्षण होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि उससे हमारे किसान बागवान को ये पता लग जाए कि जो मिट्टी में पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व की कितनी विद्यमानता है और कितने की ज़रूरत है। हाँ जी। दूसरा महत्वपूर्ण घटक आता है भूमि को किस प्रकार तैयार करें।
किस प्रकार की तैयारी, क्या उसमें कोई बेड वगैरह बनाने की ज़रूरत है या किस तरह से तैयार होना चाहिए जब भी हमें कोई फसल उसमें लगानी है? जब भी हमने फसल लगानी है तो हम हिमाचल की अगर बात करें तो हम यहाँ पर रेज्ड बेड लगाते हैं। जी। रेज्ड बेड में कहने का मतलब है क्यारियाँ। क्यारियों की जो ऊंचाई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है और उसकी चौड़ाई 1 मीटर रखी जाती है। लंबाई पूरे पॉली हाउस में फैलेगी। अगर आप 200 मीटर का पॉली हाउस लगा रहे हैं, 500 मीटर का, तो 20 मीटर लंबाई हो सकती है, 25 मीटर चौड़ाई होती है जनरली। तो उसमें जो है 20 मीटर में से आप 2 मीटर छोड़ देंगे, 1 मीटर दाईं साइड 1 बाईं साइड, और आधे मीटर की जो रास्ते के लिए आप छोड़ेंगे एक और दूसरी क्यारी के बीच में। इसके बाद इनमें जो आपका पाइपलाइन है वो ड्रिप से होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि बूंद बूंद पानी जो संरक्षण हम करते हैं, अभी मैंने बताया था, तो वो बूंद बूंद उन पाइपों से जाएगा, उन्हें ड्रिप कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है और हर एक ड्रिप में जो आपके छेद है वो पौधा जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगता है। तो सामान्यतः अगर हम बात करें तो 20 मीटर की पट्टी में हर 30 सेंटीमीटर के बाद पौधा लगेगा और एक बेड पे वो 2 बेड मतलब 2 पौधे लगेंगे आमने सामने, ताकि हम कम से कम जगह पे अधिक से अधिक पौधों को लगा सकें और किसान भाई जो है अधिक से अधिक मुनाफा पा सकें। तो जैसा आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है, जब भी एक फसल उठी तो उसके बाद हम उन क्यारियों को तोड़ देंगे और उसके बाद हम उसमें फॉर्मलिन का घोल डालेंगे। फॉर्मलिन का घोल डालने के बाद फॉर्मलिन जो है 1 ml लेंगे तो 7 ml आपने पानी डालना है, यानी कि 8 ml का घोल हो गया। तो जनरली जब हम बात करते हैं किसान भाई पॉली हाउस की, तो हम बात करते हैं टैंक की। एक टैंक जो है 20 लीटर का होता है। तो 20 लीटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 लीटर फॉर्मलिन डाला है तो 7 ml 7 गुना पानी डालना है आपको। तो यानी कि 3 के करीब आप फॉर्मलिन डालेंगे, 3 लीटर के करीब, तो उसको 20 लीटर मतलब 17 लीटर पानी में मिला दीजिए, क्योंकि 21 बनता है वो। तो उसको आप मिला करके अगर मिट्टी में डालेंगे तो अगर कोई फफूंदनाशक कुछ भी अंदर है मिट्टी में जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, जो बाद में हमें नुकसान पा सकता है, या हमारे जो कीड़े हैं उनके भी कई बार अंडे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, वो भी मर जाएंगे। तो उससे वो जो हमारी जो मृदा भी है, हमारी जो पौध भी है, जो उत्पादन है, वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाएगा। जब तक वो उसकी महक बंद नहीं होगी तब तक आप इसमें कुछ नहीं करेंगे। जब महक खत्म हो गई उसके बाद आप क्यारियाँ बनाइए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और उसमें आप पौध लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पैदावार में बीजों का चयन, बीजों की गुणवत्ता, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो कैसा होना चाहिए? अगर हम बात करें बीजों की तो बीज ऐसा हो जो कि एक अच्छी कंपनी का हो या किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी नौनी यूनिवर्सिटी है, पालमपुर यूनिवर्सिटी से रिलीज्ड वैरायटीज़ हैं, उनका प्रयोग करें। जो भी वैरायटी आप ले रहे हैं या हाइब्रिड आप परचेज़ कर रहे हैं मार्केट से, उसको ये देखें कि कहाँ से खरीद रहे हैं। किसी भी ऐसे स्थान से ना ले जिनकी ये विश्वास ना हो कि क्या दिया। कई बार क्या हो रहा है, आजकल वैरायटी कोई और बताई जाती है, देते कोई और हैं। तो जो भी आप बीज लें, एक तो वो गुणवत्ता वाला हो, एक वो अच्छी कंपनी का हो या अच्छी यूनिवर्सिटी से खरीदा हो, और जो पैकेट पे लिखा वो गुणवत्ता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गुणवत्ता नहीं है तो आप बीज को वापस भी कर सकते हैं। हाँ जी। अब जब हम पानी की व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे आपने कहा बूंद बूंद पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की भी बात आती है, तो उसमें सूक्ष्म जो सिंचाई टपक प्रणाली है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और स्प्रिंकलर्स का भी क्या प्रयोग किया जा सकता है? अगर हम बात कर रहे हैं खुले की तो उनमें आप स्प्रिंकलर का प्रयोग कर सकते हैं। बट अगर आप बात कर रहे हैं पॉली हाउस के अंदर की तो उसमें मैं बूंद बूंद की आपको राय दूंगा, क्योंकि अगर आप इसमें स्प्रिंकलर चलाएंगे अंदर उमस हो जाती है। जो भाई किसान भाई पॉली हाउस लगाते हैं उन्हें ये भली भांति परिचित होंगे कि उससे क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल खराब हो जाती है। तो बूंद बूंद पानी जब दे रहे हैं, जैसे कुछ फसलें हैं हमारी, सारी फसलें हमारी नहीं लगती हैं इसमें पॉली हाउस में, तो कुछ फसलें जैसे शिमला मिर्च की बात करूं, वो एक हाईली सेंसिटिव क्रॉप है। अगर पानी खड़ा रहेगा तो आपका लगा लगाया प्लांट मर जाएगा। इसलिए पानी का खास तौर पे ध्यान रखना है। पानी जो है सामान्य तौर पे शुरुआत में जब पौधे की 1 से 2 पत्ते आए हैं, जब आप उसे ट्रांसप्लांट करेंगे, खेत में लगाएंगे, पॉली हाउस में लगाएंगे नर्सरी से उठा के, तो उस समय पे जब तक कि उसमें 6 से 8 पत्ते नहीं हो गए, यानी कि 2 से 3 हफ्तों तक, जब तक कि आपका पौधा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है,
तब तक आप उसमें पानी की जो बूंदे हैं उनको हर रोज सवेरे 5 मिनट और शाम को 5 मिनट मतलब आपके लगाएंगे। कहने का मतलब है कि स्प्रिंकलर का प्रयोग वहाँ नहीं किया जा नहीं सकता किया जा है, सकता बूंद है, बूंद हाँ जो जी। टपक प्रणाली है उसके माध्यम से ही सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि संरक्षित खेती में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण फसलें हैं जो ली जा सकती है? वेजिटेबल्स भी है, इसमें फ्लोरिकल्चर में भी हम जा सकते हैं, उस पर आप थोड़ा बताइए। अगर बात करें संरक्षित खेती की, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि इसका खर्चा बहुत है। जी जैसे नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस का खर्चा 3,65,000 रुपये है, 200 मीटर डॉक्टर स्क्वायर साहब, का। वो तो बात होगी। मैं अब उसी पे आ कौन-कौन रहा सी हूँ ना, फसलों पर क्योंकि उसी के साथ जुड़ूंगा जी, ना मैं आगे, जी। क्योंकि कई किसान भाई हमारे साथ लेट जुड़े होंगे। तो इसमें क्या है कि लगाने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप बोलेंगे मृदा तो है, क्या फर्क पड़ता है, मैं आलू लगाऊं बैंगन लगाऊं। जी बिल्कुल सही। बट जब किसान भाई ने इतना पैसा लगाया, मैं इसीलिए बात कर रहा था वो, तो जब किसान भाई ने पैसा लगा रखा है तो उस पैसे को अगर पूरा करना है तो किसान भाई वही फसल लगाएगा जिससे उसे दाम अधिक मिलेगा। जैसे कि आपकी कलर्ड कैप्सिकम है, आपकी शिमला मिर्च जो है लाल रंग में भी आ रही है, पीले में भी आती है, हरे में भी आती है। तो आप इसमें लाल और पीला ही लगाएंगे, क्योंकि सामान्य तौर पे इसकी कीमत जो है कम से कम 70 से 80 रुपये जाती है, और त्योहारों के समय पे ये 200 से 400 रुपये किलो भी जाता है। दूसरी फसल आती है आपकी टमाटर। टमाटर को भी आप जो है उसके नॉर्मल सीज़न यानी कि मार्च अप्रैल में ना लगा करके सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च तक अगर आप लेते हैं तो उसमें हमारे कई महत्वपूर्ण पर्व आते हैं, जैसे कि नवरात्र आता है, दीपावली आती है, इसके अलावा क्रिसमस आता है, नया साल मनाते हैं लोग, जी, लोहड़ी आती है। तो इन फसलों को आप अधिक दामों पे बेच सकते हैं। तीसरी आती है खीरा। खीरा आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ककड़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खीरे की बात कर रहा हूँ जो कि आपका बीज रहित है। बीज रहित। इसके अलावा आप मटर लगा सकते हैं, कलर्ड ब्रोकली लगा सकते हैं, बट इनका जो बीज है वो नॉर्मल सब्जी से महंगा होता है। जैसे कि मैं खीरे की बात करूं, 800 रुपये से लेकर के आपका 6,500 रुपये तक का भी बीज है। कुछ कंपनियां तो 8,000 रुपये का 10 ग्राम भी दे रही हैं बीज। डॉक्टर साहब, तभी आपने कहा हाँ जी। कि मुनाफे की फसलें उगा That's सकते हैं, it। क्योंकि हाँ जी। नॉर्मल फसलें उगाएंगे तो पॉली हाउस का पहले इतना खर्चा, तो उससे तो ना वो अपना खर्चा निकाल पाएंगे ना पॉली हाउस का खर्चा। जी हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि संरक्षित खेती में हमारा किसान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए, आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने के लिए मुनाफे की फसलें जो आपने बताई उसको उगा सकता है। डॉक्टर साहब, फ्लोरिकल्चर में अगर हम जाए तो कौन कौन से फूलों का इसमें जो है वो पैदावार कर सकता है, ताकि जो है जिससे उसको मुनाफा मिले? अगर मैं फूलों की बात करूं तो गेंदा एक है प्रमुख तौर पे, गुलदावदी है, कार्निशन है, गुलाब है। इन फसलों के लिए मेनली हमारा एक गांव है, बल्कि महोग बाग चायल के पास, वो तो इस पे बहुत कर ही भी रहे मशहूर है, हैं, गांव बिल्कुल, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, जी, बिल्कुल जो सही। किसान भाई वहाँ के होंगे उन्हें पता ही है कि कितना मुनाफा इसमें। बट अगर मुनाफा है तो मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा उतनी, है। बिल्कुल सही। सब्जियों में उतनी मेहनत नहीं है जी। जितनी फूलों में है, क्योंकि फूल खराब जल्दी होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसकी जो बाजार है वो आज़ादपुर मंडी है। बिल्कुल सही। सब्जियां तो लोकल भी बिक जाएंगी, फूल लोकल नहीं बिकता। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा आजकल जो फलों में जा रहे हैं हम लोग, आजकल जो लोग हैं वो ब्लूबेरी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, और दूसरा जो है स्ट्रॉबेरी की ओर भी लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही। बट अगेन मैं वही कहूँगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी लगाते हैं तो उसमें जो है वीट जो घास है वो आपका सामान्य क्रॉप के साथ जो है compete करता है न्यूट्रिएंट्स के जी लिए। बिल्कुल। तो जो किसान भाई है उसे गुडाई ही करते रहना पड़ेगा साल भर। जी बिल्कुल सही कहा। तो वो फसल का चयन उसी हिसाब से करे जिस हिसाब से वो मेहनत कर सकता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, कहा भी जाता है ना कि प्रत्नेन कुरु फलम अपि मिलिष्यति, कि जब प्रयत्न करेंगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, जब हम पौध की बात करते हैं, क्या पौध इसके अंदर हम इसके अंतर्गत उसको उगा सकते हैं? पौध तैयार कर सकते हैं, पनीरी तैयार कर सकते हैं? जी, अगर हम पौध की बात करें, आजकल कुछ किसान भाई जो हैं पौध का भी काम कर रहे हैं। देखिए, एक आम किसान जो है उसके पास ना तो इतना समय है कि वो बीज लेके आए और कुछ करे। जी। तो आजकल कुछ किसान भाई जो है पौध का भी काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ भाई हैं हमारे सिरमौर में भी जिनका यही काम है, वो ऑर्डर लेते हैं एडवांस में। हम लोग अपनी विश्वविद्यालय में भी ये काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम अलग अलग किस्मों के बीज लगाते हैं, और जो ये आपका प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर पॉली हाउस है, इसमें कुछ फ़ायदे हैं जो कि नॉर्मल नर्सरी में नहीं मिलते। जी। पहला फ़ायदा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और था, सब संक्षिप्त में, क्योंकि कार्यक्रम संक्षिप्त में समाप्ति की ओर, बताएंगे। कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर ठीक है जी। जी। तो इसमें पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आपका एक सुरक्षित खेती होती है तो
पानी भी बचत हो रही है, खाद की भी बचत हो रही है, और जब कीटनाशकों की बचत होती है और कीड़े नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो ये पौध है आपके वो कहने का बढ़िया होगी। संपूर्ण हाँ परिप्रेक्ष्य जी। में जो कहीं ना कहीं हमारा किसान बागवान लाभान्वित हो रहा है। डॉक्टर अमित, आप हमारे कार्यक्रम में हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय पर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद।